पिछले वीक 25 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। आज हमारे 26 से करेंगे, ठीक है, 26 से। 26 नंबर का जो सवाल है आपका ग्रुप में पीडीएफ है, अगर किसी को पढ़ना हो तो आप लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लेजिस्लेशन। मेरा आवाज क्लियर है? हेलो, आ रहा है ना बराबर? ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है आज के लिए 26 नंबर का, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लेजिस्लेशन। ठीक है, कॉन्टिंजेंट का मतलब भी होता है कंडीशनल ही, ठीक है। आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है डिफाइन कंडीशनल लेजिस्लेशन, या आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन कॉन्टिंजेंट लेजिस्लेशन, ठीक है। दोनों एक ही चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये कंटिंजेंट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? कंडीशनल लेजिस्लेशन, कोई कानून है, ठीक है, जिसको बनाना था हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे कानून कौन बनाता है? बेसिकली कानून बनाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है। उनको पावर कौन देता है? तो पावर पार्लियामेंट देता है, ठीक है। तो जब पार्लियामेंट पावर देता है किसी लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कुछ उसमें कंडीशंस दिए जाते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो लॉ है वो आपको ऐसा सिचुएशन रहेगा या ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी तभी आपको वो इन्फोर्स करना है, ठीक है। तो ऐसे कोई लेजिस्लेशन जो कंडीशन के साथ बनाए गए हो कि ये अभी लागू नहीं होगा, ऐसे कोई सिचुएशन अराइज होंगे तब ये लागू होगा, इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लेजिस्लेशन कंटिंजेंट लेजिस्लेशन या कंडीशनल लेजिस्लेशन कहलाते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस होने चाहिए, ऐसा अगर कंडीशन फुलफिल, जैसे मान के चलिए अपने बीएनएसएस में धारा 144 था सीआरपीसी में, ठीक है। तो सीआरपीसी को आप सेक्शन 144 को आप कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। उसके लिए ऐसे सिचुएशन होने चाहिए, ऐसे कंडीशंस अराइज होने चाहिए, तब आपको इन्फोर्स करना है। तो जब तक कोई भीड़ ना हो, मारपीट ना हो, ऐसे कुछ आपराधिक सिचुएशन ना बने, तब तक वो अप्लाई होगा क्या धारा 144? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा है जिसके लिए वो लॉ बना है। तो जब कोई लेजिस्लेशन बनता है तो हर लॉ वैसे कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ साथ ही बनता है, ठीक है। लेकिन कुछ लॉ नॉर्मल होते हैं जो आप इंप्लीमेंट कर दो, कुछ कंडीशंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसके लिए कंडीशन जरूरी है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तब तक उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको धारा 144 वाला बताया, जैसे अभी कोरोना का आया था, जैसे वो ये कोरोना वाला मास्क वाला है, ठीक है। ये लॉ है, ये रेगुलेशन बना है कि कहीं भी ऐसे ये बीमारी फैलेगी जिससे लोगों में वो फैलेगा, ठीक है। तो उसके लिए लॉ है, उसमें बताया गया है कि सभी को प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम किसी को बोल सकते हैं क्या कि तुम मास्क लगा के घूमो, बीमारी फैल जाएगा? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो लॉ इन्फोर्स नहीं किया गया है। जैसे ही कोई महामारी आएगा, ठीक है, उसमें मास्क मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जो मास्क वाला सीन है, ठीक है, वो कंडीशनल लॉ है, अगर ऐसा होगा तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो ये होते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन या कंटिंजेंट लेजिस्लेशन। 27th नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो वो खुद से किसी के घर पे जाके उसको इन्फोर्स नहीं करा पाती, ठीक है। अब जैसे मोदी जी हैं या अमित शाह है या कोई भी ऐसे मंत्री हैं, वो तो पार्लियामेंट में लॉ बनाएंगे, अब हर किसी के घर पे जाके वो लॉ इन्फोर्स थोड़ी कराएंगे। उसके लिए वो अथॉरिटी को पावर ग्रांट करेंगे, ठीक है। तो वो जो पावर अपने ग्रांट करते हैं लोअर अथॉरिटी को, उसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। डेलीगेट किया पार्लियामेंट ने अपने कुछ पावर, लॉ मेकिंग पावर बोलते हैं बेसिकली उसको, कि भाई उसने अपने लोअर अथॉरिटी को दे दिया। अब एक एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, कि भाई ऐसा अगर कोई अपराध करता है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई लॉ बना, मान के चलिए। तब उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए मोदी जी तो आएंगे नहीं, तो वो अपने अथॉरिटी को पावर दे दिए, बराबर। तो वो अथॉरिटी चाहे तो उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए जैसे प्रोविजन बनाना चाहे वो कर सकता है, ठीक है, कि भाई इस बंदे को इस तरीके से नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। तो उनको जो रेगुलेशन में बनाना होगा, उनको कुछ पर्टिकुलर लॉ बनाना होगा उस मैटर को फुलफिल करने के लिए, ठीक है।
तो वो लॉ बना सकते हैं, क्योंकि उनको पावर डेलीगेट किया गया है। ठीक है, तो ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, जब कोई पार्लियामेंट अपने पावर अपने लोअर अथॉरिटी को ग्रांट करते हैं, डेलीगेट करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर मैटर को देखिए, आप डील करिए। ठीक है, तो उसके लिए उनको पावर दिया जाता है, तो फिर वो पावर के हिसाब से अपने लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है ना, कभी कभी वो लॉ ज्यादा मतलब एक्सेसिव हो जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करते हैं। ठीक है, कि भाई आपको जो पावर दिया गया है, मान के चलिए कोई पार्लियामेंट ने उनको पावर दिया। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट ने जिस लॉ के अंदर उसको पावर दिया, वो बंदा उसी लॉ को अमेंड कर दिया, तो ऐसे चलेगा क्या? ये तो एक्सेसिव पावर हो गया ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जुडिशियल रिव्यू करता है। ठीक है, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनको जो पावर दिए गए हैं उनके बियॉन्ड नहीं जाएंगे वो। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कॉमर्शियल नेचर का होता है, एक फाइनेंशियल नेचर का होता है। ठीक है, दोनों पब्लिक कॉर्पोरेशन के ही अंदर आते हैं। कॉमर्शियल अंडरटेकिंग का क्या है पर्पज? कॉमर्शियल अंडरटेकिंग का पर्पज ये है कि उनका जो है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, वो कमाएगा तभी तो सरकार को टैक्स देगा, सरकार को टैक्स देगा तो तभी तो सरकार जो है नई नई नीतियां लाएंगी। ठीक है, अपने जनता के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो कॉमर्शियल अंडरटेकिंग होता है, इसका पर्पज होता है कि प्रॉफिट बनाना। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आते हैं? जैसे अपना भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, भेल है। ठीक है, स्टील इंडिया कॉर्पोरेशन है, सेल है, इंडियन ऑयल है, ये सभी जो है प्रॉफिट गेन करती है। ठीक है, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों को, इसीलिए इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है। फिर से कोई आया है, एक सेकेंड। ठीक है, अभी दूसरा क्या है? फाइनेंशियल अंडरटेकिंग। फाइनेंशियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये पब्लिकली करते हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजों को डील करते हैं। इसका मेन एग्जांपल है आरबीआई को ले लो, एलआईसी ले लो, एसबीआई ले लो, ये सब क्या करते हैं? ये सब बैंकिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के मैटर को डील करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो दो ही है, एक है कॉमर्शियल और दूसरा है फाइनेंशियल। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, वापिस से कोई आ गया। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या बोलता है, इसका मेन मकसद क्या है? ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, ठीक है, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर सारा फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को पावर कहाँ से मिलता है? तो पावर मिलता है पार्लियामेंट से। ठीक है, पार्लियामेंट से जो पावर मिलता है वो किस थ्रू मिलता है? डेलीगेटेड मिलता है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट अपने पावर डेलीगेट करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास पावर आता है, वो काम करते हैं। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलता है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जो पावर दिए गए हैं, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए दिए गए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको दिया गया कि ये लो तुमको मैं पावर देता हूं, तुम लॉ एंड ऑर्डर की तहस नहस कर दो। ठीक है, तुम पूरे भारत को वो कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, उनको जो पावर दिए जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर उनको कुछ एक्शन लेने होंगे। मान के चलिए पार्लियामेंट ने पावर दिए डीएम को, ठीक है, कि भाई आप अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कहीं पे कोई विवाद ना हो, एफआईआर ना हो, कहीं पे कोई लफड़ा ना हो। ठीक है, तो अब उनके लिए उनको तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, तो एक्शन क्या ले सकते हैं? वो अपने जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उनको बोलेंगे कि भाई तुम पेट्रोलिंग करो, तुम हर एरिया में घूमो, हर 24 आवर्स जो है वो करो। ठीक है, बंदोबस्त पे रहो। इसके बाद वो क्या कर सकते हैं? आम नागरिकों को समझाएंगे माइक के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू,
कि भाई आप लोग जो है सहिष्णु बने, पढ़े लिखे, झगड़ा न करे, वगैरह वगैरह। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीगल मैनर में है। अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि हर किसी को घर में बंद कर दो, किसी को बाहर ही ना आने दो, कोई अगर गाली गलौज करता है तो उसको सीधा मार ही दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो आपको जो पावर दिए गए हैं वो लॉफुल एक्सरसाइज करने के लिए दिए गए, ठीक है। तो आप उस पावर को ना पब्लिक इंटरेस्ट में यूज करोगे, ठीक है। कुछ एकदम एक्सेसिव नहीं होना चाहिए आपके पावर। जैसे आपको बोला गया मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, तो आप सबको घर में बंद कर दिए, तो ये तो रेस्ट्रिक्टिव हो गया ना, ये तो ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको जो पावर दिए गए ना वो मतलब बैलेंस बना के आपको काम करना है। बेसिकली ये डॉक्ट्रिन यही बोलता है, ठीक है। मतलब आपके पावर के बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। आपको जो पावर दिए गए हैं वो लॉफुल मैनर में काम करने के लिए दिए गए हैं, तो आप उसी तरीके से काम करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किधर गया, डिफाइन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी, ठीक है। एक तरीके से कंपनी को ही कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। अब कॉर्पोरेशन क्या होता है, कॉर्पोरेशन होता है लीगल एंटिटी। मैंने आपको बताया था कंपनी लॉ में जब हम लोग बेसिक कर रहे थे कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन नहीं होता है। नेचुरल पर्सन का एक आयु ये होता है फिक्स एज, 60 साल में मर जाएगा, 70 साल में मर जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो मरता नहीं है। कंपनी बना, ठीक है, रजिस्टर्ड हो गया कंपनी। अब कंपनी हो गया तो उसमें क्या होंगे, शेयर होल्डर आएंगे, ओनर आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर आएंगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंपनी एज इट इज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मैं कंपनी का डायरेक्टर बना, मैं मर जाऊंगा 60 साल बाद, कोई और आएगा, फिर कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी कभी मरता नहीं है, ठीक है। कंपनी मरता कब है, कंपनी मरता है जब कंपनी दिवालिया हो जाता है तो कंपनी बंद हो जाता है। जब कंपनी में कोई भ्रष्टाचार होता है तो कंपनी बंद हो जाता है। जब कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है। बंद हो जाती है, कंपनी कभी मरती नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी बंद हो गया तो मतलब वो मारा ही गया, डेड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या पूछ रहा था कि कंपनी के बारे में डिफाइन करें, तो इसीलिए मैंने थोड़ा डीप में बता दिया। और कंपनी जो है अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, उससे शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी अपने आप में एक लीगल सैंक्शन रखती है, अधिकार रखती है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सके, किसी के ऊपर केस करना है तो कंपनी अपने खुद के नाम से केस भी कर सकती है, ठीक है। तो उनका अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है। ये सारी चीजें कंपनी के अंदर कवर होती है। 31st सवाल है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को जब आप लोगों को शुरू में जब बेसिक लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था आप लोगों को कि रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 प्रिंसिपल आते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 भाग होते हैं। मैंने आपको शुरू में जब बताया था तो बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर अपने को 3 चीजें मेन पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ पावर। इसके भी 3 पार्ट हैं, ठीक है। क्या क्या है इसके 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट, ठीक है। 3 पार्ट हो गए इसके। इसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसके बाद बताया था मैंने आपको कि इसके अंदर दूसरा जो होता है वो रूल ऑफ लॉ होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या 3 चीजें आती है, इसके अंदर भी 3 चीजें आती हैं। एक आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और तीसरा आता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंस हमारे भारत में नहीं चलता है, ये बोलता है कि भाई ये जो जज होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है, तो हम प्रीडोमिनेंस को नहीं मानते हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मानते हैं और इक्वलिटी बिफोर लॉ को मानते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमें क्या पढ़ना था इसके अंदर, नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस भी 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 पिलर होता है इसका भी। क्या क्या होता है नेचुरल जस्टिस का 3 पिलर, सबसे पहला होता है रूल अगेंस्ट बायस, दूसरा होता है रूल ऑफ फेयर हियरिंग, ठीक है। और तीसरा होता है रीजन डिसीजन, जिसको स्पीकिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये मेन जो है 3 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर माना जाता है कि ये जरूरी है आपको पढ़ना, ठीक है।
इसी के अंदर आपसे सवाल पूछा जा रहा है दूसरा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रूल ऑफ लॉ के जो फादर हैं वो एडवर्ड कोक हैं, डेवलपर कौन था इसका, एबी डाइसी था, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था जिसका नाम था ला लीगैलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जो भी होगा वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। अभी ये रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन, ठीक है। कानून का शासन कब होगा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी एक्शन लेगा तो वो लॉ के अंदर लेगा, ठीक है, बियॉन्ड लॉ नहीं जाएगा। उनका जो भी एक्शन होगा वो लॉफुल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि किसी बंदे को पकड़ना है तो ऐसा नहीं है कि जाके आप पकड़ लो, आप उनसे पूछो कि भाई तुमने ये अपराध किए थे क्या, तुम्हारे खिलाफ आरोप आए हैं, अगर तुमको कुछ बोलना है तो तुमको मैं 24 घंटे के भीतर कोर्ट के पास ले जाऊंगा, तुम अपनी बात रखना। तुमको किसी को इन्फॉर्म करना है क्या कि मैं तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें क्या है, ये लॉफुल एक्शन के बारे में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे अरेस्ट करने का अधिकार दिया है तो मैं किसी के घर में जाके मतलब एकदम कॉलर पे हाथ पकड़ के उसको घसीटते हुए ले जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई आपको सब कुछ लॉ के अंदर रह के करना है, लॉ के बाहर आपको नहीं जाना है, आपके सारे एक्शन लॉफुल होंगे, आर्बिट्ररी नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक्शन लिए जो लॉ के एम्बिट से बाहर है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, वो बंदा कोर्ट जा सकता है। अगर कोर्ट को लगा कि आप गलत थे तो आपकी सस्पेंशन और आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रूल ऑफ लॉ के अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज दी वेलफेयर मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जहां की सरकारें अपनी नागरिकों के लिए, ठीक है, सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, उनके लिए पॉलिसीज बनाएं, ठीक है। पॉलिसीज भी जो पॉलिसी होते हैं वो उनको समय समय पे मिले, ठीक है। उनके सोशली और इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड है उसको अपब्रिंगिंग करे, ठीक है, अपग्रेड करे। अगर कहीं पे पॉवर्टी है या अनएजुकेशन है, ठीक है, तो उसको कम करे, इंश्योर करे कि सभी को इक्वल राइट्स मिले, इक्वालिटी मेंटेन रहे। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है वेलफेयर स्टेट का जो है एक टारगेट होता है, एम होता है, ठीक है। तो ये वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि हर नागरिक बराबर है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड रहे, पॉवर्टी इक्वालिटी कम हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट है आपका, गिव टू जजमेंट रिलेटिंग टू नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड दो केस लॉज आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला है AK किरपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कि 1969 में आया था। दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कि 1978 में आया था। 1978 वही दौर है जब कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पे इमरजेंसी लागू हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे मेनका गांधी का जो है पासपोर्ट सीज कर लिया गया था और उनको बिना बताए, ठीक है, कि भाई आपको क्यों नहीं जाने दूंगा बाहर, क्यों आपका पासपोर्ट सीज कर रहा हूं, ठीक है, मेनका गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया। मेनका गांधी गई सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑडी अल्टरम का पार्टम का जो प्रिंसिपल है जो कि हमारे ये नेचुरल जस्टिस के अंदर कवर होता है उसका वायलेशन है, ठीक है। ऑडी अल्टरम पार्टम बोलता है कि भाई किसी भी बंदे को फेयर हियरिंग का अधिकार है। अब फेयर हियरिंग का अधिकार जो है कब फुलफिल होगा, जब उसका सुना जाएगा। मेनका गांधी के केस में मेनका गांधी को सुना ही नहीं गया, बोलता है कि आपका पासपोर्ट सीज हुआ तो सीज हुआ, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोलना, अगर हम आपको जस्टिफिकेशन देंगे तो ये हमारे सोवर्निटी के खिलाफ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, आपने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है, ठीक है। आपको कुछ भी करना है तो आपको उनको बोलने का मौका देना चाहिए, ठीक है, उनको बताना चाहिए कि उसकी पासपोर्ट क्यों सीज की जा रही है, ठीक है। दूसरा केस है आपका AK कृपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के एक फॉरेस्ट के लिए इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना था, ठीक है, मतलब वैकेंसी निकली थी। उसमें पहले से एक बंदा जो है ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था, मतलब निचले स्तर पर, ठीक है। उसने सोचा कि अभी बड़े स्तर पर वैकेंसी आई है तो हम भी उसका पार्ट बने, उसने एप्लीकेशन दे दिया। क्योंकि वो बंदा पहले से उसमें ऑफिसर पद पर था, पोस्ट पर था, तो उसको जो है वो जो कमिटी थी जो चयन करना था, जिसको अपॉइंट करना था, उस कमिटी का उसको मेंबर भी बना दिया गया कि भाई आप पहले से फॉरेस्ट में काम कर चुके हो तो आपको अनुभव है, तो आप जो है उसका पार्ट भी बनिए। तो वो जो बंदा था जिसको मतलब
जो कमिटी बंदे को अपॉइंट करती उसका वो मेंबर भी बन गया और वो उसमें एप्लीकेंट भी था, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो कमिटी मेंबर को देंगे कि भाई मैं भी मेंबर हूँ, मैं भी इसका मतलब अप्लाई किया हूँ, तो आप लोग कोशिश करना कि मुझे सेलेक्ट करें। और वो बंदा सेलेक्ट भी हो जाता है, तो वो बंदा मेंबर भी रहा है, ठीक है, वो बंदा एप्लीकेंट भी रहा है, तो यहाँ पे बायसनेस की तो गुंजाइश है, ठीक है। तो एक कृपाइक जो बंदा था वो भी एक एप्लीकेंट था, ठीक है। तो उसने देखा कि ये जो बंदा था उस बंदे का नाम था नासिक बंद, ठीक है, नाकिश बंद, ठीक है, याद रखना। ये जो ऑफिसर था पहले वाला उसका नाम था नाकिश बंद, उसी ने जो है पहले से ऑफिसर था लोअर रैंक का, बड़े रैंक पर उसने आजमाया कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, और उसको मेंबर भी बना दिया गया था। तो इसका ये हुआ, मतलब सिचुएशन ऐसा अराइज हुआ कि वो अपॉइंट भी हो गया, ठीक है। तो एक कृपाइक ने कोर्ट में इसको चैलेंज किया और कोर्ट ने माना कि ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का वायलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है सामने वाले ने बायसनेस किया है, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर भी था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसने इन्फ्लुएंस किया होगा, ठीक है। तो कोर्ट ने इसको नेचुरल जस्टिस का वायलेशन माना और नाकिश बंद का जो अपॉइंटमेंट था उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये 2 केस लॉज थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अगर कोई भी एक्शन लेती है, ठीक है, या कोई भी ऑर्डर पास करता है, तो उससे ऊपर के जो अथॉरिटी होते हैं ना, उनको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के किसी भी ऑर्डर को, किसी भी एक्शन को चाहे तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दे या उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई एक्शन लिया, ठीक है, और आपको उसको चैलेंज करना है, तो उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, ठीक है, पूरा का पूरा कोर्ट का पावर उनके पास होता है, लेकिन वो कोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो कोर्ट से अलग होते हैं, तो इसीलिए उनको जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, कितने टाइप के कॉर्पोरेशन होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेशन कैन रेफर्स टू दी डिफरेंट क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर पर्पज एंड ओनरशिप। पब्लिक कॉर्पोरेशन आर established by legislation and are essentially government entities, while statutory corporations are owned by the state but functions with a degree of autonomy. Other classification include for non-profit, profit organization, ठीक है, profit corporation, non-profit corporation, and based on ownership, publicly या privately। तो ये सारे जो है कॉर्पोरेशन के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मेन है आपको याद रखना पब्लिक कॉर्पोरेशन और दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। और भी अदर क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे आपका प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो जाता है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, डिफाइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। देखिए, जब लार्ज नंबर पर, ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर से, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी लॉ से, ठीक है। तो अगर जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो उसमें जो पिटीशन फाइल करते हैं उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं ना, मतलब एक सोसाइटी हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि कोई पाइपलाइन है, ठीक है, और वहां से जो पानी आ रहा है बहुत गंदा है, बहुत गंदा, पीने लायक नहीं है, और वो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में जाता है वो पानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा सोसाइटी उससे इफेक्ट हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 में क्या आता है, राइट टू लाइफ,
अब राइट टू लाइफ तब रहेगा ना जब उनको साफ पानी मिलेगा। पानी उनको मिल रहा है गंदा, 4 दिन में पी के वो मर जाएंगे, तो कहां जाएगा उनका आर्टिकल 21? ठीक है, तो उसके लिए जो वो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में वो क्या फाइल करेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो उनके वो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सरकार को आदेश देगा कि उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करें, जो पाइपलाइन है उसको सुधारा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें पीआईएल के अंडर आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे। ठीक है, स्टे का मतलब टेम्पररी रोक लगा देना। स्टेटस को मतलब जैसे मान के चलिए मैं घर बना रहा हूं, ठीक है, और घर का कोई विवाद चालू हो गया, तो अब मैं कोर्ट में जाऊंगा कि सर उसको बोलिए कि वो घर आगे कंस्ट्रक्ट ना करे, तो कोर्ट क्या करेगा? टेम्पररी इंजंक्शन लगा देगा कि भाई आप उस घर को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो जब हम टेम्पररी रोक लगाते हैं ना, तो उसको बोला जाता है इंजंक्शन। ठीक है, स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर को इंजंक्शन बोला जाता है। तो ये जो स्टे ऑर्डर होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेम्पररी, कि भाई कुछ दिनों के लिए, जब तक ये मैटर नहीं चल रहा है तब तक के लिए, और एक होता है परमानेंट। ठीक है, परमानेंट का मतलब है कि भाई ऑर्डर पास भी हो जाएगा ना तो भी आपको वो काम नहीं करने हैं। तो एग्जाम्पल फॉर, जैसे वो कंस्ट्रक्शन जो है कर रहा था, तो यहाँ पे कोर्ट क्या लगाएगा? टेम्पररी इंजंक्शन लगा देगा कि भाई जब तक ये ऑर्डर पास नहीं होता, ये मैटर कोर्ट में है ना, तब तक आप वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अगर उस बंदे का भी उस प्रॉपर्टी में अधिकार होगा, तो कोर्ट क्या लगा देगा? परमानेंट इंजंक्शन, कि भाई उस प्रॉपर्टी को आप कभी बेच ही नहीं सकते। ठीक है, कंस्ट्रक्शन को परमानेंट नहीं बनाएगा, उस प्रॉपर्टी को ना बेच सके ऐसा कोई परमानेंट इंजंक्शन लगा देगा कोर्ट। ठीक है, तो ये होता है। तो परमानेंट स्टे और टेम्पररी स्टे होता है, दो तरीके का इंजंक्शन होता है। ठीक है, इसका बेसिक मतलब होता है इंजंक्शन का स्टेटस को, मतलब जैसे है उसी परिस्थिति में रहेगा। ठीक है, आप उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट टर्म के लिए छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो वो टेम्पररी इंजंक्शन हो गया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बोल दिया गया कि भाई ये जो है आप इस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, गलत मतलब बेच नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो वो हो गया ये परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमो डेबिट लेस जुडेक्स जुडेक्स प्रोपरिया कौजा। ठीक है, ये लैटिन टर्म है। ये बोलता है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अभी आपको याद आया AK कृपाइक का केस। AK कृपाइक के केस में क्या था? नाकिस बंद जो था वो एप्लीकेंट भी था और वो जज भी था, क्योंकि वो मेंबर था कमिटी का, बराबर। तो यहाँ पे उसने कौन से मैक्सिम का वायलेशन किया था? नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा। ये बोलता है कि भाई मैं एक नेचुरल जस्टिस का पार्ट हूं, ठीक है, और ये मैं बोलता हूं कि कोई भी बंदा अपने ही केस में खुद से जज नहीं होगा। जबकि नाकिस बंद खुद के मैटर में वो अपॉइंटमेंट लेने भी गया था और वो अपॉइंटमेंटर भी था, मतलब उसको वो खुद एप्लीकेंट भी था, पार्टी भी थी और वो जज भी था। तो यहाँ पे उसने इस मैगजीन का वायलेशन किया था, जो कि नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। ठीक है, और ये जो मैगजीन है वो ये बोलता है कि आप बायसनेस नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगारे। ठीक है, ये मैगजीन बोलता है, इसका मतलब है कि भाई डेलीगेटेड कैन नॉट डेलीगेट। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी को कोई पावर दी, ठीक है, तो वो पावर अगर उन्होंने बोला है कि इस पावर का आप इस्तेमाल जो है कर सकते हैं और ये पावर आप किसी को डेलीगेट भी कर सकते हैं, तो वो डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कि आप इस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं तो उसको नहीं करना है। ठीक है, तो डेलीगेटेड पावर का डेलीगेशन नहीं हो सकता वापिस से। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट ने पावर दिए किसी डीएम को, ठीक है, कि आप किसी भी एरिया में धारा 144 लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने पावर किसी लोअर कांस्टेबल को नहीं दे सकता कि तुम जाओ उधर धारा 144 लगा देना। नो, अगर ये पावर डीएम को मिला है तो वो पावर डीएम ही एक्सरसाइज करेगा,
वो अपने पावर किसी अथॉरिटी को देके वो काम नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिम है डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगारे, ये बोलता है कि डेलीगेटेड जो पावर है उसको आप फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया? ये हो गया, ठीक है। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगारे का मतलब डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी फर्दर डेलीगेटेड, ठीक है। आप वापस से उसको डेलीगेट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेचर है उसने स्पेसिफिकली आपको बताया है कि आप इस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 99.99% में पार्लियामेंट वो पावर किसी को डेलीगेट करने के लिए नहीं देता, ठीक है। वो बोलता है कि मैंने आपको पावर दिए हैं, तभी आप उस मतलब उस पावर को आप ही एक्सरसाइज करो, ठीक है। देखो ना, लिखा है ना, डेलीगेट दैट पावर टू समवन एल्स अनलेस एक्सप्लिसिटली ऑथोराइज्ड टू डू सो। जब तक उनको ऑथोराइज नहीं किया गया कि आप इस पावर को नीचे के अथॉरिटी को भी डेलीगेट कर सकते हो, तब तक उनको पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए पावर को डेलीगेट करने का पावर नहीं होता है। तो यही मैक्सिम बोलता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सालुस पोपुली इस्ट सुप्रीमा लेक्स, ठीक है। ये भी लैटिन मैक्सिम है। ये बोलता है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है। कोई भी बंदा अगर किसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने कोई ऐसे एक्शन लिए, ठीक है, जिससे कोई एक बंदा किसी एक बंदे का राइट वायलेट हो रहा है, ठीक है, और उससे जो है उस काम से बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। एक एग्जांपल बताता हूँ। कोई रोड डिपार्टमेंट का अथॉरिटी है, वो हाईवे बनाने वाला है, ठीक है। उस हाईवे के बीच में किसी बंदे का घर आ रहा है, ठीक है। वो बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे भी रहने का अधिकार है, तो मेरे घर को क्यों तोड़ोगे। लेकिन उस हाईवे से करोड़ों लोगों का फायदा होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, उस एक बंदे का राइट देखेगा क्या? नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लॉ क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का जो भलाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केस में एक सुप्रीम कोर्ट का ये था जजमेंट, मतलब कोई एक ऐसा मैटर आया था कोर्ट में, ठीक है, जिसमें महिला को ना मैटरनिटी बेनिफिट लेना था, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा 26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो उसको गवर्नमेंट ने 26 वीक दिया, ठीक है, लेकिन उसमें संडे का नहीं दिया, ठीक है। 26 संडे का उन्होंने काट लिया। बोला भाई 26 जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में लिखा है उसमें लिखा है 26 मंथ 26 वीक, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि संडे को भी दिया जाए, क्योंकि वो संडे को काम नहीं करती है तो संडे को क्यों दिया जाना चाहिए। जो वीक में वो काम करती थी वही देना चाहिए ना, क्योंकि लॉ में लिखा नहीं है संडे को देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे देखिए, अगर हम 26 संडे को इंक्लूड करेंगे ना तो क्या होगा, लोगों का भलाई होगा। हमें सरकार का नहीं देखना है, हमें लोगों का देखना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। गवर्नमेंट का वेलफेयर हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए। अगर मैं 26 वीक में संडे को इंक्लूड करता हूं तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको फायदा होगा, 26 संडे का एक्स्ट्रा मिलेगा, बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मैगजीन के आधार पर जजमेंट देते हुए कहा कि वो जो 26 वीक है उसमें संडे इंक्लूड होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव है वो, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझ में आया। 41 सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम का मतलब होता है हियर दी बोथ साइड, ठीक है। हियर दी बोथ साइड जो है ये नेचुरल जस्टिस का वो है क्या बोलते हैं, बेसिक फंडा, ठीक है, फंडामेंटल है। मैंने आप लोगों को बताया था नेचुरल जस्टिस के अंदर भी 3 चीजें आती है ना। 3 चीजें में क्या क्या आता है, रूल अगेंस्ट बायस, ठीक है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो फेयर हियरिंग जो है वही ऑडी अल्टरम पार्टम है, ठीक है। फेयर हियरिंग कब होगा, जब आप सामने वाले को भी सुनेंगे। सामने वाले को सुनने के लिए ही तो बोल रहा है कि भाई ऑडी अल्टरम पार्टम मतलब हियर दी बोथ साइड, दोनों साइड को सुनो। सुजीत ने केस किया, सुजीत का सुन लिया कि भाई काजल मैडम ने सुजीत से पैसा लिया था, लेकिन आपने काजल मैडम से नहीं पूछा कि सुजीत से उसने पैसा क्यों लिया था, उसने प्रॉपर्टी दिया था तब पैसा लिया था, ठीक है। तो जब तक आप काजल मैडम का नहीं सुनोगे आप कहां से जस्टिस कर पाओगे, बराबर। तो यही जो मैक्सिम है यही बोलता है कि आपको दूसरे साइड का भी सोचना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर आप दूसरे साइड का नहीं सुनोगे, जैसे ये मेनका गांधी के केस में
मेनका गांधी का सुन ही नहीं रहा था कि भाई तुम मुझे बताओ तो सही कि क्यों सीज कर रहे हो, बराबर। तो ये है। इसी तरीके से आपका रिज वर्सेस बाल्विन के केस में ऑडियो ट्रम का भी पार्ट वो जो है वायलेशन हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको सुना नहीं गया, उसको सीधा निष्कासित कर दिया गया था। समझ रहे हो? ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन क्या होता है? मैंने आप लोगों को 5 रिट के बारे में अच्छे से समझाया था। मैं वापस से पांचों को रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों के जहन में घुस जाए। सबसे पहला था रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट द बॉडी, ठीक है। मतलब किसी भी बंदे को इलीगल डिटेन करके रखा गया है तो उसको निकालने के लिए, उसको रिहा कराने के लिए हैबियस कॉर्पस का रिट लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल फॉर, किसी भी पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद का प्रोविजन है कि 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। वो 24 घंटे में लेके नहीं गया, ठीक है, 40 घंटे से अपने पास रखा है। ये क्या हो गया? इलीगल डिटेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि लॉ में 24 घंटे तक ही डिटेन करने का अधिकार था उसके पास, ठीक है। तो ये हो गया अनलॉफुल डिटेंशन। किसी बंदे ने, मान के चलिए ये जो किशोर सर है मेरे घर आए थे पार्टी करने, ठीक है। अब मैं अपने घर पे इनको बंद करके रख दिया। इनकी वाइफ को पता था कि ये सुजीत सर के घर पे गए थे पार्टी करने, बराबर। अब वहीं से वो लापता है, तो इनकी मैडम जो है वो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगी कि सुजीत सर के घर पे वो गए थे, तब से वो आए ही नहीं है। इसका मतलब है कि सुजीत सर मेरे पति को वो करके रखे हैं, इलीगल डिटेन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा कि भाई सुजीत को और उसके घर को, घर के साथ वो उनके जो पति है उनको भी हमारे सामने प्रोड्यूस करो। तो ये हो गया हैबियस कॉर्पस का रिट। दूसरा है आपका मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। वी कमांड का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा किसी भी लोअर अथॉरिटी को, ठीक है, जो अपने काम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल फॉर, रोड अथॉरिटी है, बीएमसी है, उनका काम था कि पाइपलाइन सुधार करे। अब वहां पाइपलाइन से पानी आ रहा है और बहुत सारा पानी का रिसाव हो रहा है, ठीक है, और कोई भी अथॉरिटी वहां पे आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा? रिट ऑफ मैंडेमस लगा दूंगा और कोर्ट से बोलूंगा कि सर ये जो अथॉरिटी है बीएमसी वो अपने काम नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई अब मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम वो जाके काम करो। वी कमांड, मैं बोल रहा हूं अब वो काम करने, तो तुमको करना पड़ेगा। तो ये हो गया वी कमांड। तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा रिट ऑफ, ये था ना यार, कौन सा, बाय व्हाट अथॉरिटी का कौन सा है? कभी कभी याद नहीं, नहीं नहीं, ये तो है ही। एक और है, हैबियस कॉर्पस, सर्सरी, प्रोहिबिशन। नहीं नहीं, एक और है यार, बाय व्हाट अथॉरिटी उसका है, मतलब को वारंटो। करेक्ट, 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 को वारंटो, बराबर, ठीक है। कभी कभी याद नहीं आता। तो को वारंटो का मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी है जो अपने जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाकर, ठीक है, जो अधिकार उनको नहीं है, अगर वो काम करते हैं तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगाते हैं, जिसको बोला जाता है रिट ऑफ को वारंटो। अब सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगा कि भाई तुम उस पोस्ट को होल्ड कैसे किए हो, क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है, तो उसके लिए टीटी बनाया गया है। अगर कोई पुलिस कांस्टेबल आता है और आपसे टिकट चेक करता है तो वो उसका अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसके लिए भी आप लगा सकते हैं रिट ऑफ को वारंटो। तीसरा, चौथा है आपका रिट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट करना, टू स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी लोअर कोर्ट जब कोई बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके कोई मैटर देखता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप रिट ऑफ प्रोहिबिशन लगा दो तो उस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रोक देगा, नहीं तुम्हारे अधिकार से बाहर है, तुम रुक जाओ, इसको मैं देखूंगा, ठीक है। तो वो होता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ सर्चियरी लास्ट है, पांचवा है। इसमें क्या होता है? कोई भी लोअर कोर्ट ने और वो दे दिया है, डिसीजन दे दिया है, ठीक है, और वो ज्यूरिस्डिक्शन से बियॉन्ड जाके दे दिया है। एग्जांपल फॉर, कोई क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, और उन्होंने किसी सिविल मैटर को इंटरटेन किया जो कि उनका मैटर नहीं है, और उन्होंने ऑर्डर भी पास कर दिया। तो जब वो ऑर्डर पास कर दिया बियॉन्ड ज्यूरिस्डिक्शन जाके, तो उस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए
रोक लगाने के लिए, उस ऑर्डर को जो है वॉइड डिक्लेयर करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और बोल सकते हैं कि सर आप रिट ऑफ सर्चोरी इशू करिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके पास हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ सर्चोरी इशू कर देगा उस कोर्ट के खिलाफ और बोल देगा कि आपने जो भी ऑर्डर पास किए हैं उसको हम क्वेश कर रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, वो ऑर्डर पास नहीं हो सकता, मैं उसको एग्जामिन करूंगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। तो जब किसी ऑर्डर, जब कोई लोअर कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है तो उसको क्वेश कराने के लिए हम सर्चोरी इशू करते हैं। ठीक है, जब कोई लोअर कोर्ट बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन जाके सिर्फ मैटर लिया ही है, अभी ऑर्डर पास नहीं किया है, तो उस मैटर को लेने के बाद हम सिर्फ रोक लगाने के लिए जाते हैं तो प्रोहिबिशन लगाते हैं। ठीक है, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रोहिबिशन में मैटर मिलते ही हम रोक लगा देते हैं और सर्चोरी में हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। ठीक है, हम मैटर रोक नहीं पाते और वो ऑर्डर पास कर देते हैं, तो हम उस ऑर्डर को क्वेश कराने के लिए सर्चोरी इशू करते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिट अगर आपको याद है तो आपके 13 मार्क्स तो आराम से बने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी इस्टॉपल। ठीक है, अरे प्रोमिसरी इस्टॉपल का मतलब क्या होता है पता है, कि आपने कोई भी मतलब प्रॉमिस किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बाद में आप किसी को जब वो चीजें दे देते हैं, ठीक है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, इस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि आप रोक नहीं सकते। जब आपने कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोमिसेस किए हैं तो आप वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा कर देता हूं मैं अच्छे से समझने के लिए। In administrative law, the doctrine of promissory estoppel essentially means that the government is bound by its promises. ठीक है, उन्होंने कोई भी प्रॉमिस किया है, even if they were not part of a formal contract, if individual or businesses rely on those promises on their detriment, this doctrine is a principle of fairness and equity that prevent the government from going back on its word when a person has changed their position based on the promise. ठीक है, जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने कहा था, एक एग्जांपल देता हूं, कि कोई भी बंदा है जो मतलब अभी हाल ही में लागू हुआ था, केंद्र सरकार ने कहा कि 12 लाख से, ठीक है, नीचे के आय वाले को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने न्यूज देखा होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा पार्लियामेंट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जो 12 लाख से नीचे के लोग हैं हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। अब बाद में ऐसा बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा था जिसने 11 लाख रुपए का मतलब इनकम किया था, ठीक है, उसका इनकम की बहुत सारे सोर्स से था। ठीक है, गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं भाई, तुम्हारा जो ये 11 लाख का जो इनकम है वो गलत सोर्स से है, मतलब ऐसे सोर्स से मैं नहीं मानूंगा, इसमें मैं टैक्स लूंगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने 12 लाख से नीचे के इनकम के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। वो इनकम लॉफुल होना चाहिए, तो लॉफुल है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार, इस तरीके से तो आप नहीं कर सकते, आपके 5-6 बिजनेस है, ऐसे करके कमाओगे तो थोड़ी। मैंने बोला था एक बिजनेस से 12 लाख होना चाहिए, आपके पास तो 5 बिजनेस है, लेकिन आपको भरना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने प्रॉमिस कर दिए हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इस तरीके से होगा तो वो चीजें उसी तरीके से होंगी, बाद में आप मुकर नहीं सकते। समझ रहे हो? तो ये टैक्स वाला बेहद अच्छा एग्जांपल मुझे लगा कि आपने एक बार बोल दिया कि 12 लाख से नीचे टैक्स नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। आप बाद में ये नहीं मुकर सकते कि यार मैंने 12 लाख में ये बिजनेस के लिए नहीं बोला था, मैंने उस बिजनेस के लिए बोला था। नो, आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। समझ रहे हो? समझ में आया? ये सारी चीजें हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? 45, ठीक है, ये बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो मेन है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, गवर्नमेंट ने जो काम दिए हैं उनको वो करे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, सिटीजन को प्रोटेक्शन मिले, उनके लीगल राइट को वायलेट न किए जाए, सिटीजन के जो भी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट किए जाए, ठीक है, गवर्नमेंट एक्शन को जो है रेगुलेट किया जाए, आर्बिट्ररी एक्शन न ले गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो है पर्पज है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा आर्बिट्ररी एक्शन लेता है या अथॉरिटी एक्शन लेता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके राइट वायलेट हुए हैं तो रिट फाइल कर सकते हो।
ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शन। तो ये मैंने बोला ना आपको, इंजंक्शन जो होता है वो स्टे का एक ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एग्जांपल फॉर बीएमसी आई, ठीक है, और मेरे घर को बोल दिया गया कि भाई ये जो तुम्हारा तीसरा मंजिल है वो इलीगल है, ठीक है, हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, मुझे नोटिस जारी हो गया, मैं गया सुप्रीम कोर्ट, सर ऐसा ऐसा मेरा जो घर है एकदम लीगली बनाया गया, 3 मंजिल का है, ऑथराइज किया गया है मुझे, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि मैं तीसरी मंजिल को गिरा दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बीएमसी के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देगा कि भाई आप उस घर को तोड़ फोड़ नहीं करो, ठीक है। टेम्पररी जो भी, मतलब अगर टेम्पररी इंजंक्शन दिया तब तो टेम्पररीली रोक दिया जाएगा, अगर परमानेंटली दे दिया तो कोर्ट जो है परमानेंट हमारे तीनों मंजिल को तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इंजंक्शन का मतलब होता है स्टेटस को, मतलब जैसे का तैसे रहेगा, कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की जाएंगी। तो ये इंजंक्शन जो होता है एक तरीके से प्रिवेंटिव रिलीफ होता है किसी भी बंदे के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के किसी स्पेसिफिक एक्शन को रोकने के लिए भी ये लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या, लेजिस्लेशन ने पावर दिए अथॉरिटी को, ठीक है, क्या पावर दिए कि भाई आप इस पर्टिकुलर लॉ के लिए कोई भी लॉ बना सकते हो, रेगुलेशन बना सकते हो, अगर वो अथॉरिटी कोई लॉ बनाता है तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाए, ठीक है, स्वाभाविक की बात है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि पार्लियामेंट ने डीएम को पावर दिया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, यह आपका काम है, ठीक है। अब डीएम ने क्या किया, एक लॉ बनाया, एक रेगुलेशन पास किया कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो लॉ बना दिया उसने, रेगुलेशन बनाया, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये पार्लियामेंट का लॉ नहीं है, ये उस डीएम का लॉ है जिसको अथोराइज किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो जब कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है, जिसको पावर ग्रांट किया गया है, डेलीगेट किया गया है, वो जब कोई लॉ बनाएगा तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो ये रेस जुडिकाटा जो है वो सीपीसी में भी आता है, ठीक है, और ये सीआरपीसी में भी आता है। सीआरपीसी अभी जो बीएनएसएस हो गया है, ठीक है। रेस जुडिकाटा क्या बोलता है कि जब एक बंदा मान के चलिए, एग्जाम्पल फॉर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है, इस दोनों का प्रॉपर्टी था मलाड में, मलाड के स्टेशन पर, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम था बालचंद निवास, बालचंद निवास मान के चलिए। अब बालचंद निवास का जो प्रॉपर्टी है मिस्टर ए और बी दोनों का था, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, गए कोर्ट, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, बराबर। अब कोर्ट ने एक बार जब किसी पर्टिकुलर मैटर पर ऑर्डर पास कर दिए, ठीक है, तो वही मैटर आप दूसरे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है, कि भाई एक मैटर था, मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, सेम पार्टी है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, ऑर्डर भी हो चुका है, तो आप दूसरे कोर्ट में वो ऑर्डर लेके नहीं जा सकते, मतलब दूसरे कोर्ट में ये केस फाइल नहीं कर सकते जब एक कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। तो ये है रेस जुडिकाटा। इसी में एक आता है रेस सबजुडाइस। रेस सबजुडाइस, सबजुडाइस का मतलब क्या होता है, जब कोई एक मैटर एक कोर्ट में पेंडिंग हो, मान के चले मिस्टर ए और मिस्टर बी का प्रॉपर्टी था मलाड में, वही बालचंद वाला, ठीक है, बालचंद निवास। अब इस कोर्ट का मैटर जो है पर्टिकुलर बोरीवली में चल रहा है, ठीक है, तो अब ये दोनों पार्टी में से कोई भी अंधेरी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब कोई मैटर सबजुडाइस हो, सबजुडाइस मतलब पेंडिंग किसी कोर्ट में, तो भी आप किसी दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे रेस सबजुडाइस। और किसी एक कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया हो तो फिर आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, ये होता है रेस जुडिकाटा, ठीक है, ये समझ में आया। व्हाट इज द टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे देखिए बहुत सारे मतलब कंपनी होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उसका जो गवर्नमेंट का जो ये लाइबिलिटी होता है क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ
contractual liability of the government refers to the legal obligation the government has when enters into contract with private parties or individual. Essentially, it means the government is responsible for fulfilling its contractual liability obligation as per the terms of the contract, just like any other party in a contract. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट पार्टी से वो किया। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को पता होगा मुंबई एयरपोर्ट पर और दिल्ली के एयरपोर्ट पर टर्की का सिक्योरिटी गार्ड है, किसी को पता हो तो, ठीक है। वो जो है सिक्योरिटी कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी है जो कि टर्की का है, ठीक है। और आपको पता होगा हाल ही में टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई जब टर्की मेरे एनिमी कंट्री का सपोर्ट कर रहा है, उसको बालू गोला बारूद सप्लाई कर रहा है, तो हम उसके किसी भी कंपनी को अपने भारत में क्यों काम करने दें, बराबर। तो उन्होंने टर्की के जो भी सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे काम कर रहे थे, सिक्योरिटी कंपनी जिनके साथ भारत सरकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मुंबई एयरपोर्ट के लिए और दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, उनको तुरंत टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। अगर वो टर्मिनेशन भारत सरकार अपने फायदे के लिए करता तब तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नियम होता है कि भाई अपने फायदे के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का जो पर्पस था वो सोवर्निटी के लिए था, ठीक है। भारत के अंदर अरे हमारा भी तो अधिकार है भाई। अब मैं अपने दुश्मन को, जो हमारा दुश्मन है, उसको मैं पैसा दूं, उसके सिक्योरिटी अपने देश में रखूं, ये तो गलत है ना। तो ये हमारे सोवर्निटी के लिए जरूरी था, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल किया तो वो सही था, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए करता ना कैंसिल, तो वो गलत होता। तो यही बोल रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो उनके ऑब्लिगेशन होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है, ठीक है। हालांकि टर्की के जो सिक्योरिटी कंपनी थी वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था, ठीक है। तो उन्होंने भी उनको समय दिया है कि आप खाली कर दो। सोवर्निटी से ऊपर थोड़ी है कुछ यार, सिंपल सी बात है भाई। तुम एनिमी कंट्री के कंपनी हो, हम तुमको अगर पैसा दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम एनिमी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, बराबर। तो ये सही है ना, उसको हटाओ। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के अंदर थी, ठीक है, समझ में आया। लास्ट सवाल है हमारा 50th, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? In administrative law, the doctrine of unjust enrichment prevent public authority from being unjustly enriched at expense of individuals. It essentially means that a person should not gain a benefit, especially through action of a public authority, while causing a loss to another party. ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये जो डॉक्ट्रिन है ये बोलता है पब्लिक अथॉरिटी को रोकता है एक्चुअली, ठीक है, कि भाई आप अनजस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। किसी भी इंसान के साथ, मान के चलिए दो पब्लिक है, दो इंसान है, ठीक है, उसका आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना था, अब वो वायलेट हो गया तो पब्लिक अथॉरिटी आएगी बीच में। तो ऐसा नहीं है कि आप अनजस्ट करो, किसी के साथ मतलब बेनिफिट कर दो, किसी का लॉस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको दोनों पार्टी का ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि आप पब्लिक अथॉरिटी हो तो आपके जो एक्शंस होते हैं वो मतलब लॉफुल होने चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन यही बोलता है कि कोई भी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी है तो वो अनजस्ट या आर्बिट्ररी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। वो जो है दोनों जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, उनके साथ फेयरली ट्रीट करेगा, बेसिकली ये बोलता है इस डॉक्ट्रिन में, ठीक है। तो हमारा 50वां सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।